हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इसके पहले की 2 वीडियो पढ़ चुकी है यूट्यूब पे। जो नए जुड़ रहे हो साथी लोग, उन लोगों के लिए मैं बता देना चाहती हूँ कि आप सभी लोग इसके पहले 2 वीडियो पढ़ चुकी है, तो आप सभी लोग जाकर के फटाफट देख लीजिएगा। फिर उसके बाद देख लेते हैं पृथ्वी के परिमंडल। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। उसके बाद देख लेते हैं कि मानव यहाँ जीवित रह सकता है। जो मानव है वो पृथ्वी पे जीवित रह सकता है और पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। उसके बाद क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। जो भी आपको, जैसे कि आप या फिर कोई जीवित प्राणी है, उसे जो भी चीज़ चाहिए, हवा, जल, भूमि, जो भी चीज़ मुख्य रूप से उसे चाहिए जीने के लिए, वो सब पृथ्वी पे मौजूद हैं। इसीलिए पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। उसके बाद देख लेते हैं कि पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। जिस पर हम लोग रहते हैं पृथ्वी का ठोस भाग, उसे भूमंडल कहते हैं। उसके बाद गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। गैस की जो परतें होती हैं जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब मिल करके गैस की एक परत है। उसके बाद आ जाते देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहते हैं। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल वाष्प सम्मिलित हैं। उसके बाद देख लेते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट, जैसे कि पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्तरीय भूभाग को महाद्वीप और तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देख लेते हैं विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से 8848 मीटर ऊंचा है, 8848। उसके बाद है विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। पूछेगा कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है, उसकी ऊंचाई पूछेगा तो ये है। उसके बाद विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, ध्यान रखिएगा, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? उसके बाद देख लेते हैं महासागर और महाद्वीप। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इधर देख लेते हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोंगरे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थे जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिएगा। उसके बाद देख लेते हैं महाद्वीप। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप हैं। उसके बाद है कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में है। जैसे कि देख सकते हैं, ये है मैप, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये स्थल का बहुत बड़ा भाग देख रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद देख लेते हैं कि एशिया के बारे में देख लेते हैं क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले एशिया दिया है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये हो गया ग्लोब, ये हो गई विषुवत रेखा, ये है कर्क रेखा और ये हो गए मकर
रेखा। तो ये क्या कह रहा है कि ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग पे फैले। यह महाद्वीप के पूर्वी गोलार्ध में, एशिया जो है इधर है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, एशिया इधर है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है, जो एशिया है यहाँ से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत, जो इसे यूरोप से अलग करता है। जो यहाँ पे एशिया है, एशिया की इधर पश्चिम में यूराल पर्वत है, यूराल, जो इसे, ये क्या कह रहा है कि यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूराल पर्वत यूरोप से एशिया को अलग करता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाता है यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहते हैं। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहते हैं, जो कि यूरोप प्लस एशिया से मिलकर बना है। उसके बाद देख लेते हैं यूरोप के बारे में। यूरोप के बारे में देख लेते हैं। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। जो यूरोप है वो एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। देखिए ये ग्लोब था, मैंने बताया था आप सभी लोगों को, ये भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, यहाँ पे एशिया था, ये पश्चिम में स्थित यूरोप है। यूरोप, ये पश्चिम में स्थित यूरोप है। उसके बाद आ जाते, देख लेते आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यहाँ से आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। जो यूरोप है ये 3 तरह से जल से घिरा है। उसके बाद आ जाते, देख लेते अफ्रीका। अफ्रीका देख लेते हैं कि अफ्रीका की विशेषता क्या क्या है। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। जो अफ्रीका है ये एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। ये अपना ग्लोब हो गया। ये जो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं 0 अक्षांश, यहीं पे ये अफ्रीका है। अफ्रीका है, तभी ये कह रहा है कि ये 0 अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इधर ये उत्तरी गोलार्ध है, यानी नॉर्थ साइड गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद देख लेते कर्क, विषुवत तथा मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं। कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं अफ्रीका महाद्वीप से होकर के। ये ध्यान रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप से होकर के तीनों रेखा गुजरती है, कर्क, मकर और भूमध्य। उसके बाद एक और ट्रिक है, माँ काली, माँ काली। इस ट्रिक को ध्यान रखिएगा। ये पूछा जा सकता है कि जैसे कर्क रेखा किस नदी को काटती है, तो माही नदी को कर्क रेखा काटती है। उसके बाद कांगो या फिर जायरे ये भूमध्य रेखा को काटती है। उसके बाद लिम्पोपो जो है ये मकर रेखा को। माँ काली ऐसे ही क्रम वाइज जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, माही, कांगो या फिर इसका नाम जायरे है। उसके बाद लिम्पोपो। उसके बाद आ जाते, देख लेते हैं कि सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। ध्यान रखिएगा, सहारा का जो रेगिस्तान मैदान है वो सबसे गर्म है और वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा हुआ है। विश्व की सबसे लंबी नील नदी अफ्रीका से होकर के गुजरती है। विश्व की सबसे लंबी नील नदी जो है वो अफ्रीका से होकर गुजरती है। उसके बाद देख लेते हैं कि उत्तरी अमेरिका, इसकी क्या क्या विशेषता हो सकती है। उत्तरी अमेरिका जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। देखिए, पहला एशिया था, दूसरा अफ्रीका था, तीसरा उत्तरी अमेरिका। यह दक्षिणी अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है, जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? तो देखिए, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है और ये स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। स्थल संधि का क्या मतलब होता है? स्थल का एक सकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद दक्षिणी महाद्वीप देख लेते हैं, या फिर दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये आप सभी लोग देख रहे हैं, स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में
कौन से दो महासागर स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजॉन बहती है, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, आप 3-4 ऑप्शन दे देते हो, जब तक आप इसको बहुत अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप वहां पे नहीं कर पाएंगे। उसके बाद देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जो ऑस्ट्रेलिया है ये ग्लोब है, ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। आप सभी ने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे स्थित है। तो ये क्या कह रहा है कि ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये चारों तरफ से महासागर तथा समुद्र से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। उसके बाद देख लेते अंटार्कटिका, एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ है स्थित है। भारत के भी शोध केंद्र संस्थान यहाँ पे है, मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री, ये मेन है, ध्यान रखिएगा। मैत्री अगर पूछ लेगा अंटार्कटिका में भारत के 2 शोध क्या कौन कौन से हैं, तो ये मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते देख लेते हैं जलमंडल। जलमंडल जो है ये पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को जल की वजह से नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। 71% भाग पृथ्वी का जल, 29% स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है। इसमें महासागर एवं नदियां, झीलें, हिमनदियां, भूमिगत जल, वायुमंडल की जलवाष्प सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं, क्योंकि जो पीने योग्य पानी होता है वो 2 से 3% ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, बाकी तो सब अनयूज्ड होता है। उसके बाद देख लेते हैं महासागर। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरी जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरी धाराएं। महासागरी जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर, ये 5 है। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर। उसके बाद देख लेते हैं कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं अटलांटिक महासागर की विशेषताएं। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। जो अटलांटिक महासागर है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहले तो प्रशांत है, उसके बाद यह अंग्रेजी भाषा के जो यस होता है, यस अक्षर के आकार का होता है, वहां पे पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा। ये अंग्रेजी भाषा के यस अक्षर के आकार का होता है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। ये भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि व्यापार की दृष्टि से जो अटलांटिक महासागर ये सबसे व्यस्त महासागर है। उसके बाद देख लेते हैं हिंद महासागर।
हिंद महासागर की विशेषता देख लेते हैं। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर है। ये ध्यान रखिएगा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि हिंद महासागर क्या किसी देश के नाम पे स्थित है। तो हाँ, हिंद महासागर किसी देश के नाम पर स्थित है, यानी भारत, जो भारत है, या फिर ऐसे पूछ लेगा भारत किस महासागर के नाम पे स्थित है। तो ध्यान रखिएगा हिंद महासागर के नाम पे स्थित है। फटाफट रिवाइज करो हमारे साथ। यस आकार किस महासागर में बनता है। तो ये अटलांटिक महासागर में बनता है। उसके बाद देख लेते हैं सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है। तो सबसे व्यस्त महासागर अटलांटिक महासागर। मेरे साथ रिवीजन करते चलिएगा। उसके बाद यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। जो हिंद महासागर है ये लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। जो ये हिंद महासागर है इसके पश्चिम जो है, पश्चिम में इसके अफ्रीका है और इसके पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद उत्तर में इसके एशिया है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते देख लेते हैं नेक्स्ट में देख लेते हैं कि दक्षिणी महासागर। जो दक्षिणी महासागर है इसकी विशेषता है, ये दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 अंश दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं आर्कटिक महासागर देख लेते हैं। आर्कटिक महासागर है यह उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेसिन जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते देख लेते हैं वायुमंडल देख लेते हैं कि पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। पूछ लेगा कि कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल फैला है। तो 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक वायुमंडल फैला हुआ है। उसके बाद देख ले वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। जो वायुमंडल है उसको 5 परतों में बांटा जाता है, जैसे कि देख लेते हैं 5 परत कौन कौन से हैं। जैसे सबसे पहले क्षोभ मंडल आ जाता है, उसके बाद समताप मंडल आ जाता है, उसके बाद मध्य मंडल आ जाता है, उसके बाद आयन मंडल आ जाता है, उसके बाद बहिर्मंडल आ जाता है। क्षोभ, समताप, मध्य, आयन, बहिर्। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल आ जाता है। एक ट्रिक है, जैसे कि क्षोभा समय में आई बाहर। क्षोभा इसका ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को याद करने के लिए मैं बता देती हूँ ट्रिक। इसका ट्रिक है जो कि क्षोभा समय में आई बाहर। तो ये आप सभी लोग भूल नहीं पाएंगे कभी, इस ट्रिक को याद रखिए। क्षोभा समय में आई बाहर पूछ लेता है क्रम कभी कभी, तो पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। क्षोभ से क्षोभ मंडल, समताप से समय से समताप मंडल, में से मध्य मंडल, आई से आयन मंडल, बाहर से वायुमंडल। देख लेते हैं कि वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है जो कि साफ तथा शुष्क हवा का है। 99% भाग है इस, जो ऐसे कहता है कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें मिलकर के 99% भाग बनाती हैं। तो ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन के 78% होते हैं और नाइट्रोजन के 78% होते हैं, ऑक्सीजन के 21% होते हैं। तो ये मिलकर के 99% दो मिलकर के करती हैं। और ये पूछ लेता है कि कौन कौन सी दो गैसें मिलकर के 99% वायुमंडल का निर्माण करती है, गैसें होती हैं। तो ये दो होती हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। उसके बाद है आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%
तथा दूसरी गैस है जो अन्य गैसें होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद आर्गन इत्यादि पूछ लेता है, तो ये ऐसे टोटल 100% होता है, 99% तो यही दो बना लेती हैं। उसके बाद अन्य जो है गैसें वो मिलकर के 1% का निर्माण करती हैं। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। जो ऑक्सीजन है वो हम लोग सांस लेते हैं मनुष्य, और मनुष्य के द्वारा जो मनुष्य है उसके द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है वो पेड़ पौधे लेते हैं। जैसे कि वो हम लोग जैसे ऑक्सीजन लेते हैं वैसे वो पेड़ पौधे लेते हैं और वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, तो ऑक्सीजन को हम लेते हैं। अभी कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि उससे दोनों प्रकार का नुकसान होता है। क्या दोनों प्रकार का नुकसान? पहला तो जितना सबसे ज़्यादा अगर मनुष्य की संख्या ज़्यादा है, पेड़ पौधों या फिर इन्वायरमेंट की संख्या कम है, तो अगर जो मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कौन करेगा? उसकी मात्रा ज़्यादा होगी वायुमंडल में। उसके बाद जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम होगी। जब पेड़ पौधे होंगे नहीं तो ऑक्सीजन देंगे ही नहीं, तो कहाँ से आप ग्रहण करेंगे? तब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी। तो ऐसा रहे कि दोनों का बैलेंस बराबर रहे, इसलिए कभी भी पेड़ पौधों की कटाई नहीं करनी चाहिए, या तो काटो तो तुरंत लगा दो। उसके बाद देख लेते हैं कि वायुमंडल के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। जो वायुमंडल के घनत्व के साथ वायुमंडल में भिन्नता आती है। उसके बाद है ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता है। जो है यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है, तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे तेजी के साथ घटता है वायुमंडल का घनत्व। उसके बाद है देख लेते हैं कि आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है, घनत्व बढ़ता है और तापमान घटता जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दबाव महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। जो वायु है वो उच्च दाब से हाई प्रेशर से निम्न प्रेशर की ओर बहती है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि वायु जो है वो उच्च से निम्न की साइड जाती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। उसके बाद जीवमंडल। सबसे पहले तो जीवमंडल किससे मिलकर के बना है? तो ये स्थल, वायु, जल, इन तीनों से मिलकर के जीवमंडल का निर्माण होता है। तो देख लेते हैं कि जो जीवमंडल है वो आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए होते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वही मैं कवर करा रही हूँ। जैसे कि जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया गया है। उदाहरण के लिए जैसे लकड़ी खेतों के लिए वनों को काटा जाए तो इसमें ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ भाग पानी में डूब गया। ये सब तो इतना इम्पोर्टेंट लेते हैं फटाफट। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। भूमंडलीय तापन किसे कहा जाता है पूछ लेगा तो ध्यान रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण तापमान में वृद्धि हो रही है, इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों को सीमित उपयोग की आवश्यकता है। चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले कि ये देख लेते हैं कि पहाड़ी व स्थलीय भाग के जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है, 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खाड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। और 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताए गए हैं। इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट बन सकते हैं सीटेट एग्जाम के लिए, तो फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि
पृथ्वी की सतह के टूटकर, जो पृथ्वी है उसके सतह के टूटकर घिस जाने को क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा इसे निक्षेपण कहते हैं। उसके बाद देख लेते हैं पर्वत की विशेषता, देख लेते हैं कि पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। जो पर्वत है पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। जैसे देख लीजिए, कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें हम हिमानी कहते हैं। उसके बाद देख लेते हैं पर्वतों के बारे में कि पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? तो पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला तो वलित पर्वत, दूसरा भ्रंशोत्थ पर्वत, उसके बाद ज्वालामुखी पर्वत। देख लेते हैं इनकी विशेषता। पहले तो हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत है। जो हिमालय तथा आल्प्स है उसमें पूछ लेता है, दे देता है छाटने को, तो हिमालय तथा आल्प्स जो है वो किस पर्वत के उदाहरण है? तो ये वलित पर्वत के उदाहरण है, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंकुआकार होता है। इस तरह से ठीक होता है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व के सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। जो अरावली पर्वत है वो भी वलित पर्वत है और ये विश्व की सबसे पुरानी है। और हिमालय तथा आल्प्स पर्वत भी वलित पर्वत के उदाहरण है। उसके बाद देख लेते हैं कि अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के आपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। तो देख लीजिए कौन कौन से वलित पर्वत हैं, मैंने आप सभी लोगों को बता दिया है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं भ्रंशोत्थ पर्वत। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड, हास्ट तथा नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका, भ्रंश, ग्रावेन, भ्रंश या फिर से ग्रावेन या गैवेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। ध्यान रखिएगा, यूरोप की राइन तथा वासजेस पर्वत जो हैं ये भ्रंशोत्थ पर्वत के उदाहरण हैं। ध्यान रखिएगा। के बाद ये चित्र बना है, देख लीजिए कि उत्खंड भ्रंश, फिर ये द्रोणिका, ये जो यहाँ पे ऐसे कि एक दूसरे से वो होते रहते, टकराते हैं, जो इन पर्वतों के निर्माण होता है। देख लीजिए। उसके बाद है ज्वालामुखी पर्वत। 2 पर्वत हमने देख लिए, वलित और भ्रंशोत्थ। हमारे साथ फटाफट आप सभी लोग रिवाइज कर लीजिए। जैसे कि हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत है। उसके बाद अरावली का जो पर्वत है ये सबसे पुराना वलित पर्वत है। उसके बाद जो है कि यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई, ऑपलेशियन तथा रूस का यूराल पर्वत जो है वो भी वलित पर्वत का उदाहरण है। उसके बाद जो है यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत जो है वो भ्रंशोत्थ पर्वत है। उसके बाद देख लेते हैं ज्वालामुखी पर्वत। जैसे कि जो ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, ज्वालामुखी पर्वत, अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा, ये ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। उसके बाद देख लेते, पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्राहक होते हैं। ध्यान रखिएगा। ये ज्वालामुखी पर्वत का स्ट्रक्चर बना हुआ है, देख लीजिए किस तरह से है। पठार की विशेषता देख लेते हैं कि भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। जो भारत में दक्कन पठार है ये पुराने पठारों में से एक है। ध्यान रखिएगा, दक्कन का पठार। उसके बाद देख लेते हैं कि तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। जो तिब्बत का पठार है ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, और जबकि भारत में दक्कन का पठार सबसे पुराना पठार है। उसके बाद जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। तिब्बत के पठार की ऊंचाई 4000 से 6000 तक है। उसके बाद है अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। जो अफ्रीका का पठार है वो सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद आ जाते हैं भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा,
कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि भारत के जो छोटा नागपुर पठार है उसमें क्या क्या मिलता है, तो उसमें मिलता है लोहा, कोयला, मैग्नीज। और अफ्रीका का जो पठार है उसमें मिलता है सोना और हीरा। उसके बाद देख लेते हैं कि भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। भारत में जो छोटा नागपुर पठार है वह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। उसके बाद आ जाते हैं लावा पठार में काली मिट्टी। जो लावा पठार है उसमें काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। पूछ लेगा कि काली मिट्टी किसकी प्रचुरता होती है किस पठार में, तो ये लावा पठार में, जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफी अच्छी होती है। इन कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ध्यान रखिएगा। देख लेते हैं कि निक्षेप से मैदान का निर्माण होता है। जो निक्षेप होता है उससे क्या होता है, मैदान का निर्माण होता है। उसके बाद देखते हैं सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसका प्रमुख उदाहरण है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बाकी कैसी लगी वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा।